जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज के इस वीडियो में हम 3 जून की जो न्यूज़ है वो कवर करने वाले हैं। और सैटरडे होने की वजह से ज़्यादा न्यूज़ नहीं आती है, लेकिन फिर भी जो बाकी के पेपर्स है उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो यहाँ पर मैं आपके सामने ला रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि जिस तरीके से मैं यहाँ पर न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ आपके सामने, तो इससे आपको रिविजन में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि जब पीडीएफ आपके साथ शेयर की जाएगी, टेलीग्राम से आप पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है मयूर मोगरे, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो टेलीग्राम से आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, और जो भी आपको न्यूज़ चाहिए होती है, क्योंकि कंटिन्यूटी में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। जैसे अभी मणिपुर की जो न्यूज़ है वो हमने अच्छे तरीके से, होलिस्टिक तरीके से कवर की, और अभी भी वो मणिपुर की न्यूज़ जो है वो देखने को मिल रही है और आगे भी देखने को मिलती रहेगी। तो बार बार कवर करने से कोई मतलब नहीं बनेगा। और अगर मैं पीपीटी में कवर करूँ तो आपको ढूंढना पड़ेगा यार कौन से दिन मणिपुर की न्यूज़ जो है वो सोफिस्टिकेटेड तरीके से कवर हुई थी, याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप सीधे तरीके से फाइंड में जा सकते हो, मणिपुर आप डाल दोगे तो क्या होगा, आपको सीधी यहाँ पर न्यूज़ जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पर मणिपुर आपने डाल दिया, और यहाँ पर देखिए सीधी जो वायलेंस इन मणिपुर, सीधा आपको न्यूज़ जो है वो मिल गई, आपने यहाँ पर रिवाइज कर लिया, है ना। उसी तरीके से जो ऑर्डिनेंस है अभी दिल्ली गवर्नमेंट जो है, दिल्ली गवर्नमेंट ने जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंस लाया है, जिसकी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आप ऑर्डिनेंस जो है वो डालोगे, सीधे तरीके से आपको यहाँ पर वो जो न्यूज़ है वो मिल जाएगी, है ना। सेंटर पासेस ऑर्डिनेंस टू नलीफाई, तो यहाँ से क्या होगा कि आप इजीली उसको रिवाइज जो है वो कर पाओगे, और ये मेरा ऑब्जेक्टिव था। और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम यहाँ पर जो पूरी हमारी जर्नी है करंट अफेयर्स की वो कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर न्यूज़पेपर नहीं, हम यहाँ पर करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में बेनिफिट मिले। और करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर जो है वो बासा हो जाता है। मतलब आपने अगर समझ लीजिए 4 जून का अगर कोई न्यूज़पेपर है, ठीक है, वो आप 5 जून को नहीं पढ़ोगे, वो बासा हो जाएगा। लेकिन जो करंट अफेयर होता है, क्योंकि आप एस्पिरेंट्स हो, तो आपके लिए साल भर जो न्यूज़ है वो बासी नहीं होती है। तो समझ लीजिए कि अभी आप 4 जून का जो पेपर है या फिर न्यूज़ है, वो अगर आप दिसंबर में भी पढ़ रहे हो तो आप रिवाइज कर रहे हो, वो आपके लिए बासी न्यूज़ नहीं है। तो इसीलिए ये चीज़ जो है, आप जो वीडियोज़ है वो आप देखिए, ठीक है। हमने 1 जून से शुरुआत की है, लेकिन आप देखिए। प्लस मैंने पीटी 365 जो है वो भी कवर की हुई है। तो पीटी 365 से क्या होगा कि आपके जनवरी से करंट अफेयर जो है वो कवर हो जाएगी। पीटी 365 इज बेस्ट फॉर प्रीलिम्स। तो चलिए, यहाँ पर हम आज की जो न्यूज़ है उनको यहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आज जो है, आज हमें 3 ही सब्जेक्ट्स के जो करंट न्यूज़ है वो देखने को मिल रही है। एक है इकोनॉमी, दूसरी है पॉलिटी, एंड तीसरी एनवायरमेंट, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ खास नहीं मिल रहा है। एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। कुछ खास चीज़ जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं आई है, ठीक है। और बाकी जो सब्जेक्ट्स है उस पर भी कोई खास न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए, सबसे पहले एफडीआई, इकोनॉमी जो है उसका कवर करते हैं। तो यहाँ पर एफडीआई एफपीआई जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंटिन्यूअसली न्यूज़ में रहता है। तो एफडीआई एफपीआई बेसिकली क्या है, तो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो नाम ही बता रहा है, इन्वेस्टमेंट है ये, है ना, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि आप कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो, है ना, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, फॉरेन से अगर कोई, समझ लीजिए एंजेलिना जोली है, ठीक है, वो अगर यहाँ के किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है, तो वो हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट फॉरेन एंटिटीज के द्वारा किया जा रहा है या इंडिविजुअल के द्वारा किया जा रहा है, बिजनेसेस में, एसेट्स में, जो डिफरेंट कंट्रीज में लोकेटेड है। इंडिया की अगर हम बात करें तो समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप है, उसने अगर यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आएगा। अब इसके अलग अलग रूट्स होते हैं, क्योंकि हमने एक बहुत बुरी तरीके से जो शोषण है हमारा वो हुआ है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के चक्कर में ही। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो हमारे यहाँ पर आई, है ना। एक तरीके से देखा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही था, कि भाई यहाँ पर कंपनी उसने ओपन की, यहाँ पर लगा होगा कि भाई जॉब मिलेंगे, बहुत अच्छी प्रगति होगी। लेकिन क्या हुआ, शोषण हो गया, उन्होंने यहाँ पर रूल ही करना शुरू कर दिया। तो इसलिए क्या है कि हम यहाँ पर जो भी एफडीआई आता है, तो ऐसा नहीं है कि खुली छूट है कि हाँ आओ भैया यहाँ पर जो करना है करो, जितना पैसा लगाना है लगाओ, जिसमें लगाना है लगाओ। तो यहाँ पर तो फॉरेन वाले आएंगे, समझ लीजिए यूएसए है, यूएसए की फंडेड कंपनी जो है वो यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर जो हमारा पूरा इसरो है, डीआरडीओ है, जो भी क्रिटिकल चीज़ें हैं, बैंकिंग है, सब कुछ खरीद लेगी, और फिर उसके बाद अब वही चलाना शुरू कर देगी। अब जब ये क्रिटिकल जो चीज़ें हैं वो चलाना शुरू कर देगी, समझ लीजिए डीआरडीओ वो चलाना शुरू कर दे, हमारी आर्मी वो चलाना शुरू कर दे, आर्मी को इक्विपमेंट्स वो प्रोवाइड करना शुरू कर दे, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
है ना। हमारी फिर से सोवरेनिटी जो है किसी और देश की तरफ जा सकती है। इसीलिए है कि जब भी इस तरीके से होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, तो उसमें दो रूट के थ्रू आती है। एक होता है ऑटोमेटिक रूट, जहाँ पर गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं होती है, अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, सीधे तरीके से आप आते हो और आप पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर लेते हो। ये कौन से सेक्टर होते हैं? नॉन क्रिटिकल सेक्टर, जहाँ पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। समझ लीजिए कोई बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, अब बिल्डिंग बनाना है तो उसके लिए क्या ही हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प ने आकर अगर बिल्डिंग खड़ी कर दी, 40 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर दी, 100 मंजिल की बिल्डिंग बिल्डिंग खड़ी कर ली, 150, 200, 500, 1000, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें कोई गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लगती है। लेकिन दूसरा एक रूट होता है जहां पर गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है, गवर्नमेंट की परमिशन लगती है, और वो होते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें यहाँ पर अप्रूव्ड रूट के थ्रू जाना पड़ता है, और उसमें ऐसा भी नहीं होता है कि आप 100% स्टेक्स जो है वो खरीद लो। ठीक है, उसमें भी ऐसा होता है कि आप कुछ स्टेक्स जो है वो खरीद सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो बैंकिंग है ना। उसमें ऐसा नहीं है कि भाई 49% जो है उसमें ऑटो है, अबव 49 to 74% जो है गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है। 49% क्यों? क्योंकि 49% तक आपकी उसमें ओनरशिप नहीं आएगी, है ना। ओनरशिप नहीं आएगी, जैसे ही 49 के ऊपर गए आपकी ओनरशिप आ जाएगी। तो ओनरशिप जब आ रही है बैंकिंग सेक्टर में, तो फिर भैया यहाँ पर गवर्नमेंट की परमिशन लेना जरूरी है। और कहाँ तक जा सकते हो आप? 74 तक ही, उससे ऊपर नहीं। ऐसा नहीं 100% जो है वो खरीद लिया, अब चलो भाई बैंक जो है वो हमारा है ना। डिफेंस, जैसा मैंने आपको कहा था, 74% ऑटो है, अबव 74% अगर करना है तो गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। हेल्थ केयर जो है उसमें 74% ऑटो, अबव 74 गवर्नमेंट की परमिशन। टेलीकॉम सेक्टर है ना, उसमें भी 49% तक ऑटो, 49 के ऊपर गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। तो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बोर्ड जो है वो रहता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। ये रिस्पॉन्सिबल है एफडीआई प्रपोजल जो है उसको देखने के लिए, ठीक है। और रिकमेंडेशन जो है गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए ये यहाँ पर देते हैं। टॉप 10 एफडीआई सोर्सेज अगर हम देखें तो उसमें हमें मॉरिशियस, सिंगापुर, यूएसए, नीदरलैंड, जापान ये देखने को मिलते हैं। और टॉप 10 सेक्टर्स जो अट्रैक्ट कर रहे हैं एफडीआई को, वो है सर्विस सेक्टर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रेडिंग, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब दूसरा आता है एफपीआई। एफपीआई मतलब क्या होता है? फॉरेन इंडिविजुअल्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट की जा रही है। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है? फिर यहाँ पर भी फॉरेन इंडिविजुअल के द्वारा इन्वेस्टमेंट की जा रही है, तो फिर इसमें फर्क क्या है? यहाँ पर फर्क ये है कि एफडीआई जो होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, कि भाई इसने इन्वेस्टमेंट किया, आप समझ लीजिए बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट कर लिया, ठीक है। तो बिल्डिंग जो है वो तो लेके भागेगा नहीं दूसरे दिन। बिल्डिंग का इन्वेस्टमेंट है तो वो तो सालों साल रहेगा। लेकिन एफपीआई मतलब क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि दूसरे दिन लेके भाग सकता है। मतलब जैसे शेयर्स हो गए, ठीक है, उसने इन्वेस्टमेंट किया, कुछ शेयर्स खरीदे, वो दूसरे दिन बेचकर भाग सकता है ना। तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं। तो आपने अगर ट्रेडिंग आप करते हो तो आपने कई बार इनका नाम जो है वो सुना होगा कि एफपीआई ने इतना इतना बेचा है, ये इतना खरीदा है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये हमको देखने को मिलता है। तो ये डिविडेंड, इंटरेस्ट, कैपिटल एप्रिसिएशन, है ना, इसके थ्रू रिटर्न्स अर्न करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखें, एफडीआई इज लॉन्ग टर्म, एफपीआई इज शॉर्ट टर्म, है ना। तो ये लॉन्ग टर्म प्रेजेंस दिखाता है, ठीक है। एंड बाकी अगर आप देखोगे रिटर्न्स, प्रॉफिट, डिविडेंड ये सब होते हैं, इसमें डिविडेंड, इंटरेस्ट इस पर ज़्यादा उनका ये रहता है। और इसमें फ्लेक्सिबल रेगुलेशंस होते हैं कि भाई कल निकलने वाले इन पर क्या ही रेगुलेशन लगाया जाए, है ना। तो ये एफडीआई एफपीआई हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल स्लेवरी, आप बोलोगे यार स्लेव्स तो है नहीं अभी, स्लेव्स पर तो सब पाबंदी लगा दी गई है, तो ये क्या है फिर इंडेक्स? यहाँ पर मॉडर्न स्लेवरी की बात की जा रही है। मॉडर्न स्लेवरी क्या है हम यहाँ पर देखेंगे। नई रिपोर्ट आई है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 की। इसके ये किसके द्वारा लाई गई है? वॉक फ्री फाउंडेशन, ठीक है। आप ध्यान में रख सकते हो ग्लोबल स्लेवरी, स्लेव्स जो है उनको खुद के हिसाब से चलने की आज़ादी भी नहीं होती है, तो यहाँ पर वॉक फ्री जो है उनके द्वारा लाया गया है। इसने जो मॉडर्न स्लेवरी है वर्ल्ड वाइड उसमें इंक्रीज देखा गया है ना। मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो 50 मिलियन जो है वो यहाँ पर इस तरीके से हो रहे हैं। 25% राइज हमें पास्ट 5 ईयर्स में देखने को मिला है। तो ये बहुत ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसमें आप देखोगे तो रिपोर्ट एम्फेसिस करता है सिग्निफिकेंट रोल बाय G20 नेशंस, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि क्या है भाई, बहुत ज़्यादा जो अमीर नेशंस है वो यहाँ पर मॉडर्न स्लेवरी की तरफ भाग रहे हैं। और इंडिया, चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, टर्की एंड यूएसए आर अमंग टॉप 20 G20 कंट्रीज हाईएस्ट नंबर ऑफ फोर्स लेबर्स। फोर्स लेबर्स की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। मॉडर्न स्लेवरी की अगर हम बात करें तो क्या होता है? ये वेरियस फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर जो किया जा रहा है, फोर्स लेबर, फोर्स मैरिज, डेप, बॉन्डेज, कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग,
ये सारी चीजें मतलब सोचिए जो फोर्स लेबर है कि नहीं तुमको करना ही पड़ेगा यहाँ पर काम, या कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बना दिए गए जिसके थ्रू अब उसको काम करना ही पड़ेगा। कई पिक्चरों में हमने देखा हुआ है कि मेरे पूर्वज ने यहाँ पर काम किया है तो मुझे भी यहाँ पर काम करना ही पड़ेगा, है ना। फोर्स मैरिज कई बार हो जाती है कि नहीं यहाँ पर समझ लीजिए किसी ने किसी का मतलब जो फार्मर है उसने अगर किसी का उधार ले लिया है तो वो अब अपनी बेटी की शादी जो है उनसे करवा रहे हैं, पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो कई बार ऐसे फोर्स्ड मैरिजेस जो है वो देखने को मिले हैं, डेथ बॉन्डेजेस देखने को मिले हैं, जमीन उसकी चली गई है ना, साहूकारों से पैसा लिया जमीन चली गई। कमर्शियल सोशल एक्सप्लॉयटेशन होता है यहाँ पर कि भाई पैसे जो है कुछ फायदा हो रहा है उसमें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर लिया गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ना, स्लेवरी लाइक प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिलती है, चिल्ड्रन जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मॉडर्न स्लेवरी के इसमें आती है। ये ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट करती है, ह्यूमन डिग्निटी जो है उसको अंडरमाइन करती है, उसको कम लेखती है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी हैम्पर करती है क्योंकि जो इनको स्लेव की वजह से पैसा जो है वो 10 रुपये मिल रहा है, इनमें क्षमता है 1000 रुपये कमाने की। तो मतलब बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, इकोनॉमी जो उसको भी हैम्परिंग हो रही है, इनइक्वालिटी यहाँ पर बढ़ती है, करप्शन जो है वो यहाँ पर बढ़ता है ना, सिक्योरिटी को थ्रेट होता है, कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये सारी चीज़ें जो है इसके थ्रू हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं मॉडर्न स्लेवरी की वजह से। ये जो इंडेक्स यहाँ पर आए इसके मेजर टेक अवेज क्या है, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जो है एस्टिमेट करता है 50 मिलियन पीपल जो है वो मॉडर्न स्लेवरी में रह रहे हैं एट एनी डे गिवन डे 2021। 10 मिलियन पीपल जो है सिंस 2016 इंक्रीज हुए हैं। समझ रहे हो आप, 10 मिलियन, 1 करोड़ के आसपास लोग जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं मॉडर्न स्लेवरी में। आज के टाइम पर जहाँ पर हमारे यहाँ पर स्लेव्स के लिए समझ लीजिए कि कानून बने हुए हैं, स्टिल यहाँ पर मॉडर्न स्लेवरी जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर आप देखोगे 160 कंट्रीज को रैंक किया गया है मॉडर्न स्लेवरी पर 1000 पीपल के, इस पर उसको लिखा जाता है। इसमें नॉर्थ कोरिया जो है सबसे हाई पर है, देन इरिट्रिया, मॉरिटानिया ये आता है, एंड सबसे कम हमें स्विट्जरलैंड में, नॉर्वे में, जर्मनी में देखने को मिलते हैं। क्लियर है। इंडिया का यहाँ पर प्रिवलेंस 8 है, 8। तो आप समझ रहे हो यहाँ पर कितना ज़्यादा यहाँ पर इंडिया में भी जो है वो देखने को मिल रहा है। देन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स अगर हम देखते हैं तो क्लाइमेट चेंज ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बताया जा रहा है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, वीक गवर्नेंस है, हेल्थ इमरजेंसीज है, कोविड पेंडेमिक, ये सब कुछ जो आया है इसकी वजह से लोग मॉडर्न स्लेवरी की तरफ जा रहे हैं कि भाई काम करना मतलब मजबूरी। बेसिकली मॉडर्न स्लेवरी क्या है, मजबूरी का फायदा उठाना, जो मजबूरी होती है लोगों की उसका यहाँ पर फायदा जो है वो उठा लेना। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्स एंड ओपेक ग्लोबल सप्लाई चेन होता है विच इन्वॉल्व सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डीपली एंगेज विद फोर्स लेबर, कि भाई यहाँ से माल उठाकर वहाँ लेकर जाना है, ये समय बहुत ज़्यादा फोर्स लेबर जो है वो हमें यूज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेक्सटाइल में, पाम ऑयल में, मतलब बेसिकली क्या है कि जहाँ पर गधा मजदूरी करनी पड़ती है वहाँ पर फोर्स लेबर बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा काम वही कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत वही कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि वो वहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर सिर्फ करते रहना है, जो बताया गया है करते रहना, तो उसमें ज़्यादा फोर्स लेबर का यूज़ जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। वहाँ पर बेसिकली जो मजबूरी का फ़ायदा है वो वहाँ पर उठाया जा रहा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बोले, इनइक्वालिटी बोले, लैक ऑफ बेसिक नीड्स, क्रिमिनल जस्टिस मैकेनिज्म, ये भी यहाँ पर वल्नरेबल बनाते हैं मॉडर्न स्लेवरी के लिए। जहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पर लोग घबराएंगे तो जो मजबूरन काम मिल रहा है वो सब करते जाएंगे, भले कितने ही कम काम पैसे ना मिले, है ना। अभी हमने देखा है कि ओमान के वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको बेसिकली पंजाब की जो महिलाएं हैं उनको लेकर ले जाया जाता है कि आपको वहाँ अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, आपको वहाँ पर पैसे मिलेंगे, काम करना है। जैसे ही वहाँ पर पहुँच रहे हैं वैसे ही वहाँ से उनका पासपोर्ट जो है जब्त कर लिया जा रहा है और फिर उनको ट्रैफिकिंग में, मतलब बेसिकली प्रोस्टिट्यूशन जो है उसमें भेजा जा रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो फेस किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। इंडेक्स जो है वो यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वॉक फ्री इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, माइग्रेशन, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है फोर्स लेबर के लिए, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, इंटरनेशनल एफर्ट्स भी काफ़ी सारे लिए जा रहे हैं कि भाई मॉडर्न स्लेवरी जो है उसको अडॉप्ट ना किया जाए, है ना। इंडिया अगर हम देखते हैं इंडिया का स्टांस क्या है, तो बाउंडेड लेबर एबोलिशन एक्ट 1976 जो है वो लाया गया है। इंडिया में कई सारे आर्टिकल्स भी हमें देखने को मिलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, जो यहाँ पर क्या है फोर्स लेबर जो है उसको यहाँ पर मना करते हैं। लेकिन स्टिल यहाँ पर इंडिया में इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मजबूरियां यहाँ पर लोगों की देखने को मिल रही है। चैलेंजेस अगर हम देखते हैं तो एक्ट हमने बनाए हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से, शानदार, दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन ही उसका ना हो तो फिर उसका मतलब क्या बनता है।
करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लीगल लूपहोल्स वहाँ पर निकाले जाते हैं, लैक ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब ध्यान ही नहीं देता है कोई। ध्यान काय में दे रहे हैं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। अरे भाई, जो जिनका शोषण हो रहा है उनके बारे में क्या? क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया नहीं है, वो सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकते हैं और वो मजबूरन काम कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे एग्री ओडिशा, वेस्ट बंगाल हैव बिकम विक्टिम्स ऑफ डेड बॉन्डेज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड मास डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर नीड ऑफ एन आवर क्या है कि हमें यहाँ पर एनफोर्स करना चाहिए, जो लॉज हमने बनाए हैं, जो कानून हमने बनाए हैं, उनको एनफोर्स यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है ना। बिजनेस जो है यहाँ पर ऑपरेशन सप्लाई चेन फ्री एंड फ्रॉम फोर्स लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो फ्री है ना, उसमें यहाँ पर बेसिकली क्या करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि भाई ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी यहाँ पर कंपनीज जो है, बिजनेसेस जो एस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें उन्होंने पहले ही बता देनी चाहिए। अवेयरनेस की यहाँ पर ज़रूरत है, चेंजेस की ज़रूरत है, सपोर्ट जो है सर्वाइवर्स की, उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस। आरबीआई ने एक लाइट वेट पेमेंट सिस्टम जो है वो लाया है। लाइट वेट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है वो लाया गया है। अब ये बेसिकली क्या, एकदम शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा डीप में जाने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली क्या है, हम यूपीआई, है ना, यूपीआई, देन उसके बाद हम यहाँ पर एनईएफटी, आरटीजीएस, इन सब का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट करने के लिए। लेकिन सोचिए कि इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। वक्त मतलब किस तरीके से, वो वायर्ड फॉर्म, देन उसके बाद यहाँ पर जो बैंक है इसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा, ये होगा वो होगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है। अब सोचिए कि कोई पेंडेमिक जैसी सिचुएशन आ गई, जो वॉर है वैसी सिचुएशन आ गई, तो जहाँ पर इमरजेंसी के तौर पर हमें पेमेंट सेटलमेंट जो है वो करना है, तो क्या होगा? उसके लिए यहाँ पर लाइट वेट पेमेंट सिस्टम जो है बेसिकली लाया गया है। तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि लाइट वेट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है वो लाया जाएगा इमरजेंसीज के लिए। इमरजेंसीज के लिए, ठीक है। लाइट वेट यहाँ पर प्रोवाइड करेगा रेजिलियंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, इफिशियंसी ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब भी इमरजेंसी आती है, वॉर हो गया, पेंडेमिक हो गया, ये सारे इसमें, ठीक है। तो अभी जैसे हम क्या करते हैं, हम अभी एग्जिस्टिंग पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है इसके थ्रू पेमेंट करते हैं, लेकिन ये इसके थ्रू नहीं रहेगा। कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज जो है उस पर हम नहीं रहेंगे। यहाँ पर ये जो है ये इंडिपेंडेंट रहेगा इसके, तो इंडिपेंडेंटली काम करेगा, फटाफट यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो है वो हो पाएगी इमरजेंसी के दौरान भी। तो इसमें क्या होगा, एनहांसमेंट होगा, है ना, यहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें होगी। जब भी इमरजेंसी कोई आ रही है तो पेमेंट में रुकावट नहीं होगी, है ना। तो ये होगा, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मिनिमल स्टाफ के जरिए होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर स्टाफ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेयर मिनिमम एंड ट्रेंड स्टाफ जो है, जो ये हैंडल करेंगे। इसके वजह से क्या होगा कि वॉर जिस सिचुएशन भी है, हमें अगर ऐसा है कि भाई कम से कम लोगों में यहाँ पर काम करना है, तो वो भी हो जाएगा। तो बैंक वालों को यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कोविड के टाइम पर किसी को भी वर्क फ्रॉम होम जो है वो नहीं मिल पाया था, है ना। एसेंशियल ट्रांजेक्शन जो है उस पर यहाँ पर फोकस किया जाएगा, गवर्नमेंट मार्केट रिलेटेड ट्रांजेक्शन, सिंप्लीफाइड ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि नियर जीरो डाउन टाइम ऑफ पेमेंट जो है वो हमको देखने को मिलेगा, है ना। अनइंटरप्टेड फंक्शन जो है एसेंशियल पेमेंट सर्विसेज के, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके फायदे हैं। अब चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस है कि भाई केयरफुल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो यहाँ पर होना चाहिए, वैलिडेशन ऑफ फंक्शनलिटी जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए, रेगुलर ट्रेनिंग कैपेसिटी वो होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेन स्टाफ लगे, कम से कम स्टाफ उतना ही ट्रेन स्टाफ वो यहाँ पर लगेगा। मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई एक को पैसा भेजा दूसरे के इसमें चला गया, है ना, उसको हैक करके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सारे टेररिस्ट लोगों ने अपनी खाते जो है वो डाल दिए कि किसी को भी पैसा भेजो मेरी खाते में जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ हमें देखने को मिलता है। देन आप आते हैं हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें हमें एक आर्टिकल जो है द हिंदू में वो देखने को मिल रहा है कार्बन प्रॉब्लम का। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये एक नई चीज़ देखने को मिल रही है। तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है, मतलब बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट, वो सोच रही है कि सीबीएम जो है ये यहाँ पर ईयू को डिसएडवांटेज पर डाल देगा। मतलब ईयू के साथ जो भी हमारा ट्रेड हो रहा है उसमें हमको डिसएडवांटेज पर डाल देगा। हम जो भी ट्रेड कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, उसमें सीबीएम जो है ये हमको डिसएडवांटेज पर डाल देगा, ठीक है। अब हम इंडिया, अगर आप देखोगे, India export may be limited to aluminium, iron and steel, affects only 1.8% total export to EU. India has reportedly decried CAB as being protectionist and discriminatory. कि भाई ये जो आप ला रहे हो ये डिस्क्रिमिनेटरी और प्रोटेक्शनिस्ट है। ये बाकी की जो इकोनॉमीज जो आपको एक्सपोर्ट कर रही है उनके लिए डिस्क्रिमिनेटरी है और उनको यहाँ पर प्रोटेक्शनिस्ट बना रही है, ठीक है। तो ये है, तो ये क्या है, सीबीएम क्या है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए 2005 में क्या हुआ था, यूरोपियन यूनियन ने
इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज पॉलिसी जो है उसको अपनाया था इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, ईटीएस, इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम बेसिकली क्या था कि कोई कंपनी, जैसे ट्रेडिंग सिस्टम क्या होती है, मैं हूं और आप हूं, ठीक है, सिगरेट पीना बहुत ही हानिकारक है, सिगरेट नहीं पिया जाना चाहिए, सिगरेट पीने से मनुष्य को कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। डिस्क्लेमर, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, आपने भी नहीं पीनी चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि मुझे एक पैकेट सिगरेट पीने की अनुमति है कि भाई तुम सिगरेट का धुआं जो उड़ा रहे हो, ठीक है, तो तुम बस एक पैकेट में जितना भी आता है, एग्जैक्ट अमाउंट भी मुझे नहीं पता, लेकिन समझ लीजिए अगर 10-12 आती है, ठीक है, तो जो धुआं है वो जो उड़ा रहे हैं, तो 10-12 सिगरेट का धुआं जो है आप समझने के लिए हम 10 पकड़ते हैं कि एक पैकेट जो उसमें 10 सिगरेट आ रही है, तो 10 सिगरेट का धुआं जो है एक दिन में उड़ाने की अनुमति हमको मिली हुई है। आपको भी एक पैकेट मिला है, मुझे भी एक पैकेट मिला हुआ है, ठीक है। अब समझ लीजिए कि मुझे इतनी ज़्यादा तलब नहीं हो रही, मैंने 5 सिगरेट पिए, अब तलब नहीं हो रही, मेरे पे 5 जो है वो बचे हुए हैं, मतलब मैंने इमिशन जितना मुझे चाहिए था, जितना मैं उड़ा सकता था, उससे आधा ही मैंने उड़ाया, तो मेरे पास अभी भी आधा बचा हुआ है। तो आपने क्या किया, आपने पूरी 10 सिगरेट पी ली, आपने पूरा 10 सिगरेट का धुआं उड़ा दिया, आपका कोटा पूरा कंप्लीट हो गया, बराबर है। लेकिन एनवायरमेंट में टोटल कितने सिगरेट्स का धुआं जा सकता था, 20 सिगरेट का, आपका 10 मेरा 10, 20 सिगरेट का धुआं उड़ सकता था, ठीक है। आपने भले आपका कोटा पूरा कंप्लीट कर लिया 10 का, लेकिन एनवायरमेंट में अभी भी 5 सिगरेट का धुआं जो है वो जा सकता है, अनुमति है। आप क्या करोगे, आप मेरे पास आओगे, बोलोगे यार देखो ऐसा है कि तुम्हारी 5 सिगरेट जो मुझे दे दो यार, मैं ज़्यादा पैसों में खरीद लेता हूँ। मैं बोलूँगा ठीक है खरीद लो, मेरे को तो पैसा मिल रहा है, तो मैं तुमको बेच दूंगा 5 सिगरेट, तुम 15 सिगरेट पी रहे हो, लेकिन धुआं जो है वो 20 सिगरेट का ही जा रहा है। तो वैसे ही कार्बन इमिशन जो होता है वो इसी तरीके से काम करता है कि भाई जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है, समझ लीजिए कोई इंडस्ट्री है जिसको बहुत ज़्यादा धुआं उड़ाना है, और एक इंडस्ट्री है उसको वो कम धुआं उड़ा रही है, वो इतनी डेवलप नहीं है तो कम धुआं उड़ा रही है, तो ये क्या करेगा, ये उससे कार्बन क्रेडिट जो है वो खरीद लेगा कि भाई मैं उतना कार्बन जो तुम्हारा बचा हुआ है वो मैं उड़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली था इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम कि भाई वो ट्रेड जो है वो कर सकते थे, अलग अलग कंपनीज जो है वो एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग कर सकते थे, वो क्रेडिट्स खरीद सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो इमिशन है वो एनवायरमेंट में उतना ही उड़ेगा, लेकिन जिनको ज्यादा उड़ाना है वो कम जो उड़ा रहे हैं उनसे खरीद लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें जो है वो चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन को ये लगा कि भाई यहाँ पर नुकसान हो सकता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है उनको यहाँ पर नुकसान होगा, क्योंकि जो मैकेनिज्म है बेसिकली क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी ना, कि आप इतना इमिशन कर रहे हो तो इतने प्रोडक्ट्स आपने बना लिया, अब रुक जाओ। तो इससे क्या होगा, जो इंपोर्ट है वो हावी हो सकता है, जो इंपोर्टेड गुड्स है वो हावी हो सकते हैं, तो इंपोर्टेड गुड्स जो आ रहे हैं वो मार्केट में ज्यादा बिकेंगे, है ना। तो ये चीज तो क्या हुआ, धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन ने सब्सिडाइज करना शुरू कर दिया, जो उनकी कंपनीज है उनको सब्सिडाइज, वैसे बेसिकली क्या है कि आप समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि मैं 100 प्रोडक्ट्स निकाल रहा हूँ, ठीक है, 100 प्रोडक्ट्स निकाल रहा हूँ, एक प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ 1 रुपए का, ठीक है, तो मेरे पास कितने आ रहे हैं, 100 रुपए आ रहे हैं, बराबर है। अब क्या हो रहा है, इमिशन के रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैं 50 ही प्रोडक्ट बना पा रहा हूँ, तो मेरे पास पैसे कितने आएंगे, 50, तो मेरा तो घाटा हो गया ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1 रुपए में नहीं, इसको 2 रुपए में बेचूंगा, तो मतलब मेरे पास कितना आएगा, 100 रुपए। तो यूरोपियन यूनियन के जो प्रोडक्ट है वो अब जा रहे थे 2 रुपए में, और बाकी के जो फॉरेन प्रोडक्ट्स है वो तो यहाँ पर आ रहे थे कितने में, 1 ही रुपए में। लोग कौन सा खरीदेंगे, ये वाला प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हो रहे थे, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने फिनोमिना ऑफ कार्बन लीकेज जो है वो यहाँ पर लाया। यूरोपियन फर्म्स ऑपरेट जो कर रहे हैं कार्बन इंटेंसिव सेक्टर में, ठीक है, वो अब लेस स्ट्रिंजेंट जो जहाँ पर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस है वहां पर जाकर अपनी कंपनी स्थापित कर सकते हैं, जिससे कि उनको फायदा हो। अब सीबीएम जो है वो क्या करता है, वो एड्रेस करता है इसको कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है यूरोपियन इंडस्ट्रीज के लिए बनाई जाए। कैसे, तो इसमें जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं सर्टन कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट का, जिसमें सीमेंट, आयरन, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन हो, वो यहाँ पर सेम इकोनॉमिक कॉस्ट बियर करेंगे जो यूरोपियन यूनियन के प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं। मतलब वो यहाँ पर 2 रुपए में बेच रहे हैं ना, आपको भी 2 ही रुपए में बेचना पड़ेगा, आप कम रुपए में नहीं बेच सकते। तो बेसिकली ये जो चीज़ है वो लाई गई। अब इसकी वजह से जो इंडिया है उनको तो नुकसान हो रहा है ना, कि उनके प्रोडक्ट यहाँ पर 1 रुपए में बिके जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर अब उनको 2 रुपए में बेचना पड़ रहा है, तो उनके प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे, यूरोपियन यूनियन वाले प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो इनको कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज हो गया। और उसी के साथ साथ यहाँ पर डब्ल्यूटीओ जो है, डब्ल्यूटीओ वो उसकी क्या है, उसका है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो है वो रहने चाहिए, ठीक है। इसलिए कंट्रीज को इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो देने चाहिए लाइक प्रोडक्ट्स को, कि भाई सीमेंट जो है, सीमेंट वो यहाँ पर आपके कंट्री में जिस तरीके का है वैसे दूसरे कंट्री जो इंपोर्ट आ रही है उस पर तुम एक्स्ट्रा बैन क्यों लगा रहे हो,
वो सस्ते में दे रही है ना, उनके कंट्री में भी 1 ही रुपए में, तो एंटी डंपिंग भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बेसिकली बस आपको इतना पता रहना चाहिए कि यहाँ पर CBAM क्या है। आपको आ सकता है CBAM रिसेंटली न्यूज व्हाट इज दिस, तो ये आ सकता है आपको, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर एनवायरमेंट का भी हो गया। अब यहाँ पर पॉलिटी के ऊपर हम चलते हैं। तो पॉलिटी का बेसिकली कौन सा था, कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट हमको देखने को मिलती है। तो चलिए कैपिटल पनिशमेंट के वहां पर हम आ गए। तो ये वाला देखने को मिल रहा है। हाँ, ये हमारा हो गया था कल। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, मद्रास हाई कोर्ट ने कंफर्म किया लाइफ सेंटेंस टू 8 कन्विक्ट्स। यहाँ पर मर्डर केस हुआ था, मर्डर केस की वजह से लाइफ सेंटेंस जो है वो यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो लाइफ सेंटेंस जो है मतलब उम्र कैद की सजा यहाँ पर दी गई है। लेकिन जो कैपिटल पनिशमेंट है ये अभी न्यूज में था। कैपिटल पनिशमेंट न्यूज में क्यों था, क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट में हम क्या करते हैं, हैंग करते हैं, है ना, हैंग करते हैं बेसिकली। लेकिन ऐसा कहा गया कि यार दूसरी जो प्रथाएं हैं उसको भी थोड़ा विचार करो, उसका भी विचार करो कि क्या हम और कर सकते हैं, क्योंकि हैंग करने से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है। तो और क्या हम कर सकते हैं कि कम दुख हो उसको, जब जिंदगी उसकी ली जा रही है तो उसको कम दुख हो। तो यही न्यूज में है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए कैपिटल पनिशमेंट जो है वो यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ। तो डेथ पेनल्टी बेसिकली क्या है, कैपिटल पनिशमेंट हाईएस्ट डिग्री ऑफ पनिशमेंट है जो अवॉर्ड की जा सकती है किसी भी इंडिविजुअल को स्पेसिफिक लॉ के लिए, ठीक है। हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो ब्रिटिश राज से ही काउंटलेस इंस्टेंस हमें देखने को मिले हैं। क्योंकि ब्रिटिशर्स का क्या था, ब्रिटिशर्स को थोड़े बहुत ये दिख गए कि चलो भाई ये हमारे खिलाफ जा सकता है, तो उसको कैपिटल पनिशमेंट दे दी गई, है ना। बहुत सारे लोग जो है फ्रीडम फाइटर्स इसका शिकार बने हैं। आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है डिग्निफाइड तरीके से। अब उसकी जिंदगी जो है वो ली जा रही है, तो कैसे ली जा रही है फिर, ये तो आर्टिकल 21 का हनन है। लेकिन आर्टिकल 21 क्या बोलता है, फंडामेंटल राइट एक्सप्रेसली स्टेट्स नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ पर्सनल एक्सेप्ट अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर ऑफ लॉ। अगर लॉ के प्रोसीजर के हिसाब से आप जा रहे हो तो फिर आप जिंदगी जो है वो छीन सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज देखने को मिल रही है। तो आर्ग्यूमेंट जो है डेथ पेनल्टी के फेवर में, क्योंकि काफी लोग ये भी बोलते हैं कि डेथ पेनल्टी होनी ही नहीं चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए। तो फेवर में कौन लोग बोलते हैं कि हाँ भाई डेथ पेनल्टी होनी चाहिए देश में, डिटरेंस, कि भाई डेथ पेनल्टी की वजह से लोग घबराते हैं, हीनियस क्राइम करने की वजह से। अगर हीनियस क्राइम है तो डेथ पेनल्टी दी जाती है, तो लोग घबराते हैं। रिट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पर कि भाई लोगों ने अगर बहुत बुरी तरीके से पनिशमेंट मतलब कुछ किया है तो उनको पनिशमेंट भी वैसे ही मिलनी चाहिए, है ना। अगर किसी की समझ लीजिए बहुत बुरी तरीके से हत्या की गई है तो उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। अभी जैसे हाल ही में हमको देखने को मिला 16 साल की बच्ची को 16 बार छोरा खुपस के मार दिया गया, है ना। फिर उसके बाद सिर पे भी उसके पत्थर फेंका गया। तो ये जो हीनियस क्राइम्स है होनी चाहिए। स्पेसिफिकली डेथ सेंटेंस जो है पर्टिकुलर बेसिकली क्या है, पिकुलर सिक्योरिटी कंसर्न्स अगर आते हैं तो उसमें अगर दे दी जाए, तो टेररिज्म वगैरह है तो उसमें डेथ पेनल्टी देनी ही चाहिए, नहीं तो फिर और बाहर निकल के वो रेडिकलाइज होके और हमले कर सकता है ना। ग्रेवेस्ट ऑफ द ग्रेव क्राइम मतलब अगर कोई बहुत बुरा होता है, निर्भया केस जो हुआ था दिल्ली में, तो वैसे कुछ होता है तो डेथ पेनल्टी जो है वो मिलनी ही चाहिए। जो अगेंस्ट में बोलते हैं कि नहीं भाई डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, उनका क्या बोलना है कि डेथ पेनल्टी जो है बॉट डिटरेंस इन द नेचर ऑफ हीनियस क्राइम, ठीक है। मतलब ऐसा है कि भाई वो कोई समझ लीजिए, बोलने का मतलब ऐसा है कि कोई अगर रेप कर रहा है, ठीक है, तो नॉर्मली मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट है इनका ये मतलब है कि रेप करना है, वो रेप किया उसने, उसके बाद रेप होने के बाद वो भाग जाता था, ठीक है। लेकिन अब उसको ये डर है कि ये जो महिला है ये मेरे खिलाफ बोलेगी और मेरे खिलाफ बोलने की वजह से मेरे को डेथ पेनल्टी हो सकती है, फांसी की सजा हो सकती है, तो इसको मार डालो। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो हो सकते हैं। एथिकल पर्सपेक्टिव यहाँ पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो रिफॉर्मेटिव होनी चाहिए कि भाई आपने मार डाला ना उसको, उसको तो सुधारने का मौका ही नहीं दिया आपने, है ना। तो सुधरने का मौका यहाँ पर दिया जाना चाहिए, रिफॉर्मेटिव होनी चाहिए। चांसेस जो है इनोसेंट एग्जीक्यूट होने की ह्यूमन एरर की वजह से वो भी यहाँ पर रूल आउट नहीं किया जा सकता। और हुआ है कई बार ऐसा हुआ है कि डेथ पेनल्टी देने के बाद जो कोर्ट है उन्होंने माना है कि जो हमने हमारी जो जजमेंट थी उसमें गलती हुई है। तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जजेस ने किस तरीके से डेथ पेनल्टी को देखना चाहिए, उसमें अलग अलग केसेस आए हैं। बच्चन सिंह केस है, इसमें बच्चन सिंह केस जो था उसमें यहाँ पर बोला गया डेथ पेनल्टी जो है एक फ्रेमवर्क बनाया गया, ठीक है, कि फ्यूचर में लाइफ सेंटेंस या फिर डेथ पेनल्टी कैसी दी जाएगी। तो इसमें बेसिकली था कि बेसिकली स्पेशल रीजन जो है वो यहाँ पर होना चाहिए अगर डेथ पेनल्टी देनी है तो, ठीक है। डेथ पेनल्टी देनी है तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट फ्रेमवर्क आया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में आप डेथ पेनल्टी जो है वो दे सकते हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि कोई एक बंदा है,
उसकी फैमिली और वो बहुत भूखा है काफ़ी दिनों से, छोटे बच्चे हैं उसके, बहुत भूखा है। वो चला गया किसी मॉल में, वहाँ चोरी करने के लिए, पैसे भी नहीं उसके पास, चोरी करने के लिए चला गया, ब्रेड का पैकेट उसने चोरी किया। अब वो चोरी करके जा रहा था तो जो मालक है उसने उसको दबोच लिया। अब उसने उसको मार दिया। यहाँ पर भी मर्डर हुआ है। दूसरा निर्भया केस समझ लीजिए, वहां पर भी मर्डर हुआ है। तो यहाँ पर हीनियस, ज्यादा हीनियस क्राइम कौन सा है? तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस यहाँ पर इस तरीके से डिटरमाइन किए जाएंगे। तो ये यहाँ पर मतलब वो जो इंसान है, हो सकता है उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट हो या उससे भी कम, जो वो था ब्रेड वाला। लेकिन ये जो निर्भया केस है, हीनियस क्राइम है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस है कि भाई आप रेप कर रहे हो, उसके बाद आप मार कैसे रहे हो, कि प्राइवेट पार्ट्स में आप सीधा रॉड जो है वो इंसर्ट कर रहे हो, इंटेस्टाइन जो है उसको डैमेज कर रहे हो, रप्चर कर रहे हो। तो ये चीजें जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में आएगी और यहाँ पर आपको जो डेथ पेनल्टी है वो की जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आया, हैंगिंग का यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा था, डेथ बाय हैंगिंग। ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ एविडेंस ने ये बोला, डेथ बाय हैंगिंग इज अ क्रूएल एंड बार्बरिक फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी को ये वॉयलेट करता है। तो इसीलिए क्या है कि आपको अब दूसरी चीज जो है वो भी ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दूसरी चीज आई लिथल इंजेक्शन। जो इंजेक्शन हम देंगे क्या, तो लिथल इंजेक्शन अगर आप देखोगे तो उसमें 3 ड्रग कॉम्बिनेशन दिया जाता है। उसमें सोडियम जो ताइपेथल है, देन पेनक्यूरिनियम ब्रोमाइड है एंड पोटेशियम क्लोराइड है, ये दिया जाता है, जिससे सोडियम जो है वो प्रिजनर्स को सुला देती है। देन ब्रोमाइड जो है वो प्रिजनर्स को पैरालिटिक कर लेती है, अनेबल टू शो एनी पेन, कोई पेन वहां पर नहीं होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड जो है वो कार्डियक अरेस्ट लेकर आता है। मतलब पहले तो सो जाएगा, फिर सारे सेंसेस खत्म हो जाएंगे, फिर उसको अटैक आएगा। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये जो है ये क्या हम दे सकते हैं, तो ये चीज इस पर चर्चाएं हो रही है, अलग अलग कंट्रीज में भी अलग अलग है, कहीं कहीं पर तो बीहेडिंग कर दिया जाता है ना। तो ये कुछ अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली पॉलिटी सेक्शन का जो है ये भी कंप्लीट होता है। तो आज जैसा मैंने आपको कहा काफ़ी कम थे जो भी न्यूज़ थे। तो वीडियोस अगर आपको पसंद आते शेयर ज़रूर कीजिए सर, सपोर्ट चाहिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।